हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम भारतीय लोक नृत्यों के बारे में बात कर रहे थे, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आगे वाले कौन कौन से नृत्य अभी बचे हुए हैं। आपको पता है कि मैंने जो सबसे पहले करवाया था वो भरतनाट्यम नृत्य है, और उसके बाद मैंने कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है उसके बारे में पढ़ाया। और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आगे आगे आप लोग करते जाइए। तो आज जो बारी है जिस लोक नृत्य की, जिस शास्त्रीय नृत्य की, तो वो है ओडिसी नृत्य। तो आज हम लोग ओडिसी नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने से पहले आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो देखिए, उड़ीसा नृत्य उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का उद्भव प्राचीन काल में देवदासियों के माध्यम से हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि भरतनाट्यम नृत्य भी देवदासियों के द्वारा होता था, कुचिपुड़ी नृत्य भी देवदासियों के द्वारा किया जाता था, और अब उड़ीसी नृत्य भी देवदासियों के द्वारा किया जाता था। तो अभी तक नोट पॉइंट लिख लेना है आप लोग कि 3 नृत्यों के बारे में मैंने पढ़ाया है, और उन 3 नृत्यों में सभी के सभी जो हैं वो देवदासियों के द्वारा किए जाते थे। देवदासियों का मतलब होता है कि बड़े बड़े मंदिर होते थे, जैसे तंजावुर हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, इनमें क्या किया जाता था, इनमें जो पुजारी होते थे उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे देवदासियों को रखा जाता था। तो वो देवदासी अपने घर बार को छोड़ करके इन्हीं पुजारियों के पास रहती थी और यहीं पर डांस सीखती थी, और इनको घर से बाहर यानी कि इनको मंदिर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और इनको वहीं रखा जाता था। और ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, केवल मंदिर में ही रखा जाता था इनको, और कुछ कोई काम नहीं होता था, बस ये लोग पुजारी जी की सेवा ही करती रहती थी। तो उन्हीं देवदासियों के द्वारा ये जो नृत्य है इसको किया जाता था। हालांकि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की तरह ओडिसी लोक नृत्य का उल्लेख भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भरतनाट्यम नृत्य है, ठीक है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है, उसका उल्लेख भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है उसका भी उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है, लेकिन ओडिसी नृत्य का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। और इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग कि अभी तक 3 नृत्यों में पहला नृत्य ऐसा मिला है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। और नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। इतना आप लोग नोट करिए यहाँ से। तो अभी तक हमने पढ़ा ओडिसी जो नृत्य है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसको देवदासियों के द्वारा किया जाता था, देवदासियों के द्वारा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मंदिरों में किया जाएगा। और इसका उल्लेख जैसे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का उल्लेख जो है वो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है, जबकि इस ओडिसी नृत्य का उल्लेख जो है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है। किंतु इसके बावजूद इस नृत्य के प्रमाण शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त हैं। जब मैंने आपको पहली क्लास दी थी तो मैंने उससे बताया था जो भारतीय सांस्कृतिक नृत्य हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके विषय में 2 बातें हमें महत्वपूर्ण हैं कि पहले तो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलेंगे, और दूसरा अगर उसमें नहीं मिलेंगे तो शिलालेखों के माध्यम से मिले होंगे, ठीक है। तो 2 ही बातें। तो इसका उल्लेख जब भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है इसका शिलालेखों में उल्लेख हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, और देखिए सेकंड स्लाइड को। तो आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ कि इस नृत्य को कैसे कैसे किया जाता था। तो देखिए, ये जो नृत्य है वो सामूहिक नृत्य है जो देवदासियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें पुरुष भी शामिल होने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैं वो देवदासियां हैं, और ये जो हैं ये 2 पुरुष यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो हर नृत्य की एक अलग अलग पहचान होती है, हर नृत्य अपने में क्या होता है, एक अनूठा होता है, ठीक है। तो इसमें पहले देवदासियां नृत्य करती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है वो पुरुष भी शामिल होने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब देखिए, उड़ीसा के वृद्धेश्वर मंदिर, सॉरी गाइस, यहाँ पे वृद्धेश्वर मंदिर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा वैदेश्वर मंदिर, ठीक है। कौन सा है? वैदेश्वर मंदिर, ठीक है। वैदेश्वर मंदिर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में है, ना कि कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के वैदेश्वर मंदिर के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो वैदेश्वर मंदिर है वो उड़ीसा में, जबकि वृद्धेश्वर मंदिर वो तमिलनाडु में। इसके अलावा उड़ीसा के कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। और अगर उड़ीसा
की बात करोगे तो उड़ीसा के किस जिले में है, तो पुरी जिले में। किस जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में है। इसका निर्माण जो है वो 13वीं सदी में किया गया था। इसका निर्माण 13वीं सदी में किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो एक राजा थे जो गंग वंश से संबंधित थे। किस वंश से, गंग वंश से संबंधित थे। गंग वंश से संबंधित थे और उनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। क्या नाम था उनका, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम उनका नाम था। इनके द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो इसका अंदर वाला भाग है, हम कह सकते हैं एक मंदिर होता है और उसके अंदर वाला जो भाग है उसमें ओडिसी नृत्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उल्लेखनीय है कि ओडिसी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसके सबसे अधिक प्रमाण शिलालेखों से प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूल रूप से यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। अभी मैंने बताया कि यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसमें पुरुष भी इस नृत्य में शामिल होने लगे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है वो कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए उड़ीसा का सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसमें से ये जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर इसके जो अंदर भाग है, वहाँ पर ओडिसी नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूँ कि जो ओडिसी नृत्य है, ये जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, ठीक है, इसको कोणार्क का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसके कोणार्क का मंदिर भी कहते हैं। और ये कोणार्क का मंदिर है, इसका दूसरा नाम है सूर्य मंदिर। ठीक है, इसका क्या नाम है, सूर्य मंदिर है। और इसे ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है वो 13वीं सदी में किया गया था। 13वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया जाएगा, तो गंग वंश से संबंधित एक राजा थे जिसका नाम था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो आप लोग बताओगे, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और नदी कौन सी हो जाएगी, तो उड़ीसा के पास एक बहती है चंद्रभागा नदी। कौन सी, चंद्रभागा नदी जो है उसी के किनारे जो है ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर स्थित। जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पीछे आप लोग देख पा रहे हो, तो ये चंद्रभागा नदी है। ठीक है, कौन सी है, चंद्रभागा नदी है। और चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, गंग वंश से संबंधित है और पुरी जिले में स्थित है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की और देखते हैं। अब आपको मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ। ये जो वो स्लाइड है जिसमें अंदर जो है इसके बारे में उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये दो लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये। ठीक है, तो ये दोनों जो ये ऐसे ऐसे निशान बने हुए, ये सब ओडिसी नृत्य के बारे में हमको एक बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे ओडिसी नृत्य होता होगा। ठीक है, क्योंकि पहले, आज से लगभग 750-800 साल के पहले की बात है। पहले जब कोई लिपि नहीं होगी, ये लोग लिख नहीं पाते होंगे, या शायद इनको जो भाषा ज्ञान हो वो आज तक हम लोगों को ना ज्ञान हो पाई हो। ठीक है, तो ये लोग चित्र बना देते थे और उन चित्रों के माध्यम से हमें पता चल जाता था कि ऐसे ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। और इससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में ज़रूर हमें पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें संबंधित व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। पुरुषों के नृत्य को गोटुपुआ कहा जाता है। देखिए, पहले जो देवदासियां करती थी उनको तो ओडिसी नृत्य कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ओडिसी नृत्य में जो पुरुष शामिल होते हैं उन नृत्य करने वाले पुरुषों को गोटुपुआ के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट है, याद रख लेना आप लोग, पुरुषों के नृत्य को गोटुपुआ कहा जाता है। इस नृत्य में गायन के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले छंद हैं उनको जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंदम से लिया गया है। ठीक है, जयदेव के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। ये जयदेव के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, इसका नाम है गीत गोविंद। और इसी से जो तुम्हारे ओडिसी नृत्य के दौरान गाया जाने वाला गायन होता है वो यहीं से लिया गया है। मौर्य एवं गुप्त काल में इस नृत्य का संचालन मंदिरों में किया जाता था। देखो, जब मौर्य भारत में थे, गुप्त वंश था, इसके बाद जितने भी वंश थे तो ये आएंगे तो मंदिरों में इसका डांस किया जाता था, इसका नृत्य मंदिरों में किया जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो सारे नृत्यों को मंदिरों में बंद कर दिया गया। और जब मंदिरों में बंद कर दिया जाएगा तो मंदिरों के बाहर करने लगा गया। ठीक है, तो मंदिर के बाहर किए जाने लगा इसको। ओडिसी नृत्य मूलतः भगवान कृष्ण अथवा विष्णु के 8वें अवतार से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और अब ये ओडिसी नृत्य, तीनों के तीनों नृत्य जो है वो कृष्ण पर आधारित है। मैंने आपको कल बताया था शायद ये बात कि अधिकतर जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें कृष्ण के बारे में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। कृष्ण की लीलाओं को वर्णन मिलता है, कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन मिलेगा। तो जितने भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें कृष्ण के बारे में जरूर मिलेगा। लेकिन कृष्ण के साथ साथ इसमें विष्णु के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस नृत्य के माध्यम से भगवान विष्णु के 8वें अवतार की कथा का प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
8वें अवतार की कथा का प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। इस नृत्य के माध्यम से भगवान जगन्नाथ का भी महिमा मंडन किया जाता है। अगर उड़ीसी नृत्य की बात हो रही हो और जगन्नाथ की बात ना हो तो फिर बहुत ही बेकार बात है ना, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, यहीं पर है, जो पुरी में स्थित है। ठीक है, जो पुरी में स्थित है। इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार जो हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोनल मान सिंह जो हैं ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं, और गुरु पंकज चरण दास, इनका नाम याद आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। गुरु पंकज चरण दास जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। और गुरु केलू चरण दास किससे संबंधित हैं, ये भी उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। और पद्म श्री रंजना गौहर, ठीक है, इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फैब्री। एक बात बताएं आपको, यहाँ से अगर आप कुछ ना याद रखना तो चार्ल्स फैब्री का नाम याद रख लेना। ये पहली विदेशी महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ओडिसी नृत्य के बारे में सब कुछ सीखा और इस नृत्य को करती हैं। चार्ल्स फैब्री नामक महिला जो है, इनका नाम याद रख लेना। किस नृत्य से जुड़ी हुई, तो ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई। तो गाइस, आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा था तो कमेंट में यस लिख दी। और मुझे कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी उसके नृत्य करने वाले थे, उनके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कौन कौन था। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नेक्स्ट दिन, तब तक ले बाय।